सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा इसके अगले लेक्चर में प्रवेश कर रहे हैं। कल जो मैंने लेक्चर आपको समझाया था उसमें जब मैं आपको बैंड चौड़ाई बता रहा था, बैंड चौड़ाई, ठीक है ना, तब उसका साउंड टेक्निकल प्रॉब्लम से ऑफ हो गया था। इसलिए वीडियो में लास्ट के जो 15 मिनट है, 25 मिनट के बाद जो वीडियो है उसमें साउंड नहीं आया है, तो मैं उतना आप लोगों को फिर से रिवाइज करा दूं यहाँ पर। ये देखें, हम लोगों ने कल ओमेगा और आई नॉट के बीच में कुछ ग्राफों पर बात की थी। इस टाइप से कुछ ग्राफ इनके बीच में हम यहाँ पर खींच लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं इसके दोनों ओर की उसका जो शीर्ष है इसकी मैं बात करूं, जरा ध्यान देना आप इस पर, है ना। तो इसमें आप देख रहे हो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इसमें ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पर धारा का जो मान है वो अधिकतम है, आई नॉट है, आई नॉट है। इस पर अपनी बात कल हो रही थी। ये आई नॉट की वैल्यू है, आई नॉट। ये क्या है, हमने कोणीय आवृत्ति ओमेगा और धारा के बीच में जब हमने ग्राफ खींचा किसी एलसीआर परिपथ में, तो मैं इस टाइप से ग्राफ प्राप्त होते हैं। मतलब पहले क्या होता है, आवृत्ति के साथ धारा का मान बढ़ता है, फिर ये अधिकतम हो जाता है और फिर इसके बाद वो घटने लगता है। माने आवृत्ति का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे धारा का आयाम बढ़ता है, फिर धारा का आयाम अधिकतम हो जाता है एक निश्चित आवृत्ति पर। एक निश्चित आवृत्ति पर धारा का आयाम कैसा हो जाता है, अधिकतम। इसको मैं नाम दे देता हूँ ओमेगा नॉट। और इसके बाद फिर आवृत्ति का मान बढ़ाने पर धारा का मान घटने लगता है से। ये एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में ऐसा होता है। तो कौन से परिपथ की बात कर रहे हैं हम, एलसीआर अनुनादी परिपथ। तो इस आवृत्ति को अपन ने नाम दिया था अनुनादी आवृत्ति। जिस आवृत्ति पर धारा का मान अधिकतम होता है उस आवृत्ति को अपन बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति, ठीक है। अब इसके दोनों ओर मैंने दो आवृत्तियां और सिलेक्ट की इस टाइप से। ये मान लीजिए ओमेगा 1 है, ये मान लीजिए ओमेगा 2 है। और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कैसी है, कि ओमेगा 1 के संगत जो धारा है वो धारा के आयाम अधिकतम धारा के 1/2 गुना है। मतलब ओमेगा 1 के संगत जो धारा है, ओमेगा 1 के संगत, ओमेगा 1 के संगत जो धारा है वो है आई नॉट का √2 पार्ट, ठीक है ना। ये इसी प्रकार ओमेगा 2 के संगत जो धारा है वो भी मुख्य धारा की कितनी है, √2 पार्ट है, ठीक है ना। ये अपन को इसमें ध्यान रखना है, कोई भी आवृत्तियां नहीं लेनी है। अब ओमेगा 1 ओमेगा 2 अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर की इस टाइप की आवृत्तियां हैं कि इन पर जो धारा है वो धारा अधिकतम धारा के 1/2 गुना है। इन आवृत्तियों को बोलते हैं अर्ध शक्ति आवृत्तियां। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को बोलते हैं अर्ध शक्ति आवृत्तियां, अर्ध शक्ति आवृत्तियां इनका नाम है। क्यों, क्योंकि इन आवृत्तियों पर जो शक्ति होती है वो अधिकतम शक्ति की आधी होती है। परिपथ की जो शक्ति होती है वो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पर अधिकतम शक्ति की आधी होती है, इसलिए इनको अपन अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहते हैं। अब मान लीजिए ओमेगा 1 की वैल्यू है ओमेगा नेट माइनस डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा 2 का मान है ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। मतलब ओमेगा 2 कोणीय आवृत्ति से थोड़ी डेल्टा ओमेगा ज्यादा है और ओमेगा 1 ओमेगा 0 से डेल्टा ओमेगा कम है। तब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इसको बोलते हैं बैंड चौड़ाई। माने अर्ध शक्ति आवृत्तियों के अंतर को बैंड चौड़ाई बोलते हैं, ध्यान रखना है। अर्ध शक्ति आवृत्तियों के अंतर को बैंड चौड़ाई कहते हैं। तो ओमेगा 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस इसकी है ओमेगा 0 माइनस डेल्टा ओमेगा। इसको सॉल्व करते हैं, ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा। तो 2 डेल्टा ओमेगा जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको बोलते हैं बैंड चौड़ाई। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, बैंड चौड़ाई बोलते हैं, ठीक।
ओमेगा 1 ओमेगा टी को क्या बोलते हैं? अर्ध शक्ति आवृत्तियां। अर्ध शक्ति आवृत्तियां किन्हें कहते हैं? वे आवृत्तियां जिनके संगत धारा का मान अधिकतम धारा का 1/वर्गमूल 2 गुना होता है, उन्हें अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहते हैं। एलसीआर परिपथ की, एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ की। और ओमेगा 1 ओमेगा 2 को अर्ध शक्ति आवृत्तियां क्यों कहते हैं? क्योंकि इन आवृत्तियों पर परिपथ की शक्ति अधिकतम शक्ति की आधी होती है, इसलिए इसको अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहते हैं। और ये बैंड चौड़ाई कहलाती है। ठीक है, बैंड चौड़ाई का मान जितना कम होगा अनुनाद उतना अधिक तीक्ष्ण होगा। ठीक है, बैंड चौड़ाई का मान जितना कम होगा, बैंड चौड़ाई है, बैंड चौड़ाई आप समझ गए। ठीक है ना, अब बैंड चौड़ाई का मान जितना कम होगा, बैंड चौड़ाई जितनी कम होगी, माने बैंड चौड़ाई कम, बैंड चौड़ाई कम मतलब तो अनुनाद, अनुनाद की तीक्ष्णता अधिक, अनुनाद की तीक्ष्णता अधिक। ठीक है ना, अगर बैंड चौड़ाई जितनी कम होगी, अब यहाँ पर देखें, यहाँ जैसे जैसे अपन आ रहे हैं तो बैंड चौड़ाई अपने आप ही ये कम होती जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर देखो ये सपाट है, यहाँ पर ये सपाट थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा और ऊपर की जो हिस्सा है वो थोड़ा ऊपर चला हो गया, यहाँ अधिक हो गया। तो अधिक कोई अनुनाद इस टाइप से आया तो अपन कहते हैं कि देखो इस टाइप से, अगर अनुनाद ऐसे आ गया, इसका मतलब इसकी तीक्ष्णता काफी ज्यादा है। बैंड चौड़ाई कम है, मतलब तीक्ष्णता कैसी है? बहुत ज्यादा हो गई है। तो जितना ये ऊपर का हिस्सा नुकीला होता जाएगा, ऊपर का हिस्सा, उतना पर कहेंगे अनुनाद तीक्ष्ण है। और ऊपर का हिस्सा नुकीला होगा तो इनका अंतर कम हो जाएगा। और अनुनाद जितना अधिक तीक्ष्ण होगा उतना बेहतर तरीके से हमारा अनुनादी परिपथ का जो सर्किट है वो काम करता है, उतना अच्छा रेडियो चलता है, उतनी अच्छी टीवी चलती है, उतनी अच्छी वो इंस्ट्रूमेंट काम करता है जिस काम के लिए वो बनाया गया। ठीक है, अब अपने पास आता है गुणवत्ता कारक या क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर या इसी को बोलते हैं गुणवत्ता कारक या गुणता कारक, गुणता कारक, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है ना, क्यू फैक्टर क्या कहलाता है, इसकी डेफिनेशन। ठीक है ना, तो क्यू फैक्टर बराबर सूत्र होता है, क्यू फैक्टर या क्यू बराबर होता है अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति बटे बैंड चौड़ाई, बैंड चौड़ाई। ठीक है ना, तो आपसे पूछे क्यू फैक्टर की डेफिनेशन, क्यू फैक्टर किसे कहते हैं, या एलसीआर अनुनादी परिपथ के गुणता कारक या गुणवत्ता कारक से आप क्या समझते हैं? तो बना आंसर क्या देंगे कि एलसीआर अनुनादी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई के अनुपात को उस परिपथ का क्यू फैक्टर या गुणता कारक कहते हैं। क्या होगी डेफिनेशन बच्चों? एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई के अनुपात को क्यू फैक्टर या गुणवत्ता कारक कहते हैं। क्यू बराबर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। और इसको अपन और हल करें तो हमारे पास आता है 1 अपॉन आर अंडर रूट ऑफ एल अपॉन सी। ये इसका फॉर्मूला हमें मिलता है। फॉर्मूला इसको निकालने का नहीं है नहीं है, अपन को सिर्फ इसका पढ़ना पड़ता है कि क्या है। तो क्या होता है, की फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? की फैक्टर इक्वल टू अनुनादी आवृत्ति अपन बैंड चौड़ाई, अनुनादी आवृत्ति ओमेगा नॉट, बैंड चौड़ाई 2 डेल्टा ओमेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है की इक्वल टू 1 अपॉन आर अंडर रूट ऑफ एल अपॉन सी। ठीक है, तो ये हमारे पास है वो क्यू फैक्टर की डेफिनेशन। ध्यान रखना, क्यू फैक्टर है, इसकी वैल्यू क्या होती है क्यू फैक्टर की, फिर से मैं बता दूं थोड़ा सा। 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन सी, 1 अपॉन आर इंटू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन सी। अब आपसे पूछते हैं क्यू का मान अधिक कब होगा? यदि एल का मान अधिक होगा तो क्यू का मान अधिक होगा, अगर सी का मान कम होगा तो क्यू का मान अधिक होगा, यदि आर का मान कम होगा तो क्यू का मान अधिक होगा। क्योंकि आर और सी के समानुपाती है और एल के अनुक्रमानुपाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि गुणता कारक की वैल्यू अधिक करने के लिए क्या क्या कम होना चाहिए, क्या ज्यादा होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। तो किसी एलसीआर श्रेणी परिपथ का गुणता कारक अधिक तभी होगा जब उसका एल यानी कि उसका प्रेरकत्व, कुंडली का प्रेरकत्व अधिक होगा, संधारित्र की धारिता कम होगी और ओमीय प्रतिरोध कम होगा। तो एल अधिक होना चाहिए, सी कम होना चाहिए, आर कम होना चाहिए, तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा। ठीक, अब अपने पास आता है इसके बाद इसकी विशेषता है। एल सी आर
अनुनादी अनुनादी परिपथ की विशेषताएं। ठीक है ना। LCR अनुनादी परिपथ की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो LCR अनुनादी परिपथ में काम करते हैं। ठीक है ना। कल ये भी हमने बताई थी, लेकिन दिक्कत वही हो गई थी कि वो क्या कहते हैं साउंड चला गया, तो वो नहीं हो पाया उसका, है ना। नंबर 1 LCR अनुनादी परिपथ की विशेषताएं। नंबर 1, इस परिपथ की प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है, माने इसकी जो प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा न्यूनतम व धारा अधिकतम होती है। धारा अधिकतम होती है। पहली विशेषता क्या मिली है, LCR अनुनादी परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होती है और इसमें बहने वाली धारा का मान कैसा होता है, अधिकतम होता है। ठीक है ना। एक मिला। दूसरी हमारे पास विशेषता है, इस परिपथ में की जो प्रेकृत प्रतिघात है वो धारिता प्रतिघात के बराबर होती है, मतलब XL बराबर XC होता है। इसमें XL बराबर क्या होता है, XC होता है। नंबर 3 हमारे पास आता है कि इसका शक्ति गुणांक 1 होता है। अब शक्ति गुणांक हम भी आपको पढ़ाने वाले हैं। शक्ति गुणांक कितना होता है, 1 होता है इसका शक्ति गुणांक। LCR परिपथ का शक्ति गुणांक है वो कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसकी अनुनादी आवृत्ति जो होती है, अनुनादी आवृत्ति पर प्रतिरोध है, यानी ओमीय प्रतिरोध का प्रभाव नहीं पड़ता। ओमीय प्रतिरोध का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो अनुनादी आवृत्ति जो होती है ओमेगा नॉट या बी नॉट, उस पर ओमीय प्रतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना। ये आपको इसमें ध्यान रखना। नंबर 5 होता है, इसमें L व C के सिरों पर वोल्टता बराबर होती है। सिरों पर वोल्टता समान होती है। वोल्टता कैसी होती है, समान होती है। ठीक है ना। मतलब VL बराबर क्या होता है, VC। तो आपको ध्यान रखना, VL बराबर क्या होता है, VC, माने प्रेरकत्व तो L और संधारित्र C के सिरों पर जो वोल्टता है वो कैसी होती है, समान होती है, माने VL बराबर क्या होता है, VC। ये थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये होता है। तो ये हमारे पास की कुछ विशेषताएं हैं। आप ऐसी और भी विशेषताएं आपको मिल सकती हैं, पर कम से कम 5 विशेषताएं आप लोगों को याद हो। फिर से बता दूं, प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, धारा कम अधिकतम होता है LCR अनुनादी परिपथ में, प्रतिघात धार के प्रतिघात के बराबर होती है, शक्ति गुणांक 1 होता है, अनुनादी आवृत्ति पर ओमीय प्रतिरोध का प्रभाव नहीं पड़ता है, L और C के ऊपरों पर वोल्टता समान होती है। एक और लिख देते हैं, वोल्टेज का प्रवर्धन होता है, इसमें वोल्ट का प्रवर्धन होता है, वोल्ट का प्रवर्धन होता है, हमारे इसमें वोल्टेज बढ़ जाता है। वोल्टेज को बढ़ाने के लिए अपन LCR अनुनादी परिपथ को बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास LCR अनुनादी परिपथ की विशेषता है, आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, आप सभी इसको जान। ठीक है। अब हमारे पास आता है अनुप्रयोग। LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के अनुप्रयोग। तो वैसे तो बहुत से अनुप्रयोग हैं, पर हम आपको एक दो बात पर चर्चा करना है। सबसे पहले आता है ग्राही परिपथ के रूप में। ग्राही परिपथ के रूप में। और दूसरा अनुप्रयोग आपको यहाँ पर समझना है, वो रेडियो टीवी सेटों को ट्यूनिंग करने में। रेडियो या टीवी सेटों को ट्यूनिंग करने में। ठीक है ना। यानी कि अब देखो क्या है इसका मतलब, पहला ग्राही परिपथ के रूप में। तो ग्राही परिपथ का मतलब क्या होता है, हमारा टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, ऐसे कोई भी कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं, उनके अंदर LCR श्रेणी परिपथ बना होता है। जब किसी स्टेशन से प्रसारित प्रोग्राम तरंग जो होती है और हमारे जो रेडियो के अंदर LCR परिपथ होता है,
उन दोनों के बीच में, उन दोनों जब अनुनाद होता है, अनुनाद मतलब क्या होता है, रेडियो की घुंडी को घुमाया तो रेडियो की फ्रिक्वेंसी बदलती है। अब वो फ्रिक्वेंसी किसी प्रोग्राम, किसी स्टेशन की फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाए तो फिर अनुनाद हो जाता है, जिस कारण से अन्य सभी धाराएं, अन्य सभी प्रोग्राम गौण हो जाते हैं और उस स्टेशन का प्रोग्राम हाईली हो जाता है और सुनाई देने लगता है। इसको बोलते हैं एक प्रकार से ग्राही परिपथ। मतलब ये क्या करता है, ये एक निश्चित आवृत्ति की, जो एलसीआर श्रेणी परिपथ होता है, निश्चित आवृत्ति की धारा को बहने देता है, बाकी सब धाराओं को गौण कर देता है। यानी ये निश्चित आवृत्ति को सिलेक्ट करता है, बाकी सब आवृत्तियों को नेग्लेक्ट कर देता है, इसलिए इसको ग्राही परिपथ बोला जाता है, ग्राही परिपथ। क्योंकि निश्चित आवृत्ति को हर क्या करेगा, अनुनाद की स्थिति में निश्चित आवृत्ति को एक्सेप्ट करेगा, बाकी सब आवृत्तियों को ये रिजेक्ट कर देगा। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं कि ये ग्राही परिपथ होता है। मतलब इसमें क्या करते हैं, एलसीआर अनुनादी परिपथ को ऐसे प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाए जिसमें कई आवृत्तियां मिली हुई, कई आवृत्तियां, तो यह केवल उसी धारा को बहने देता है जिसकी स्वाभाविक आवृत्ति इसकी परिपथ की स्वाभाविक, जिसकी आवृत्ति इस परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो, बाकी सबको रोक देगा। इस पर ग्राही परिपथ का काम करता है। मैं फिर से बता दूं, यदि एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ को किसी प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जोड़ दिया जाए, तब इसकी स्वाभाविक आवृत्ति जिस आवृत्ति से मैच करेगी उसी की धारा को बहने देगा, बाकी सबको रोक देगा। इस प्रकार एक निश्चित धारा को सिलेक्ट करता है, इसलिए ग्राही परिपथ कहलाता है। रेडियो टीवी सेटों को ट्यूनिंग करने में यहाँ पर वही सिस्टम होता है। रेडियो या टीवी सेट एंटीना के साथ एलसीआर श्रेणी परिपथ जुड़ा रहता है। मतलब रेडियो हो या टीवी हो, इनके साथ क्या होता है, एंटीना के साथ ही एलसीआर परिपथ इनके साथ कनेक्ट रहता है। ठीक है ना। जब बहुत स्टेशनों से आने वाली बहुत सारी जो तरंग हैं, वो जब उस एंटीना पर आती हैं तो उनमें से वह तरंग जिसकी आवृत्ति इसकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो, वो मैच कर जाती है, उसके साथ इसका अनुनाद हो जाता है, जिस कारण से उस आवृत्ति के संगत प्रोग्राम सुनाई देता है और बाकी के सब गौण हो जाते हैं, छिप जाते हैं, उनके संगत धारा एकदम नीम हो जाती है। इस प्रकार रेडियो सेटों को ट्यूनिंग कर सकता है। ठीक, तो ये हमारी नाम याद रखना, डिटेल ले आपसे इसका ज्यादा पूछा जाता है। अब हमारे लिए आज पढ़ना है वो शक्ति गुणांक के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हमारे परिपथ की तात्क्षणिक शक्ति के बारे में, तात्क्षणिक शक्ति। ठीक है, अब हम परिपथ की शक्ति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना, परिपथ की कार्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वो शक्ति के बारे में। अच्छा, यहाँ पर एक और थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे मैंने आप लोगों को एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ पढ़ाया, श्रेणी अनुनादी परिपथ, ठीक है ना, ऐसे ही होता है एलसीआर समांतर अनुनादी परिपथ, ये भी आप ध्यान रखना, समांतर अनुनादी परिपथ भी होता है। ठीक है ना। अब ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक लाइन में बता दूं, एलसीआर समांतर अनुनादी परिपथ का उपयोग किया जाता है स्टेशनों पर, जैसे जो रेडियो स्टेशन होती है वहां पर बना होता है एलसीआर समांतर अनुनादी परिपथ, और रेडियो के अंदर बना होता है एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ, एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ। ठीक है ना। तो ये ग्राही परिपथ होता है और ये फिल्टर परिपथ होता है। ये निश्चित आवृत्ति की धारा, निश्चित आवृत्ति के प्रोग्राम को जाने देता है या धारा को जाने देता है, बाकी को रोक देता है, और ये निश्चित आवृत्ति की धारा को बहने देता है। तो ये जो होता है, ये ध्यान रखना, इसको फिल्टर परिपथ भी बोलते हैं। ये फिल्टर करता है विभिन्न आवृत्तियों में से निश्चित आवृत्ति को, तो इसको ग्राही परिपथ बोलते हैं। इसका उपयोग रेडियो स्टेशन पर किया जाता है, इसका उपयोग हमारे घरों में रेडियो के अंदर किया जाता है। ठीक, ये जो होता है इसमें धारा का प्रवर्धन होता है, इसमें अभी हमने पढ़ा था वोल्टेज का प्रवर्धन होता है, तो इसमें किसका प्रवर्धन होता है, धारा का प्रवर्धन होता है। तो ये थोड़ा सा ये बारीक सा अंतर आप इनमें याद रखना। ठीक है ना। अब अपन आते हैं तात्क्षणिक शक्ति। तो हम जानते हैं कि जो एलसीआर परिपथ होते हैं उनमें जो धारा बहती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का कुछ भी नाम देते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई, पाई यहाँ पर कलांतर को शो कर रहा है, और भी जो है भी की वैल्यू दे दी है वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अब एक फाई क्या है, आई और भी के बीच में कलांतर है। अब यदि आई अग्रगामी है तो ये माइनस में होगा, तो माइनस माइनस अपने यहाँ प्लस हो जाएगा, और आई पश्चिमगामी है तो ये माइनस में है। तो फाई प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लें, पर ये फाई मैं इसलिए ले लिया है कि इनके बीच यदि कोई कलांतर है तो फाई इसको शो करेगा, और यदि कलांतर जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो
आई की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और भी की वैल्यू है भी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये कौन से मान है? ये कहलाते हैं आई और भी के तात्क्षणिक मान कहलाते हैं, तात्क्षणिक तत्काल, क्योंकि आप टी की वैल्यू जो रखोगे उस टाइम पर आपको भी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर आप टी की वैल्यू जो रखोगे उस टाइम पर आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी। तो यदि मैं आई और बी का गुणा कर हम जानते हैं पी मिलता है, पी बराबर होता है भी इंटू आई, ठीक है ना, पी बराबर क्या होता है भी इंटू आई। तो तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक धारा के गुणनफल को एसी परिपथ की तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। ये तात्क्षणिक शक्ति का फार्मूला है। क्या है तात्क्षणिक शक्ति, जल्दी बताओ। तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है ना। तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक धारा के गुणनफल को परिपथ की तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। तो अब ये है कहलाती है तात्क्षणिक शक्ति, ये मैं तत्काल, तो ये परिवर्तनशील है, समय के साथ ही बदलेगा भी, शक्ति कुछ और अगली क्षण कुछ और, अगले क्षण कुछ और हो जाएगी। तो ऐसे परिपथों में हम तात्क्षणिक शक्ति नहीं निकालते हैं, हम उसकी औसत शक्ति निकालते हैं, औसत, ठीक है ना। कौन शक्ति निकालते हैं? औसत शक्ति। तो हमें औसत शक्ति का यहाँ पर भरना है कि औसत शक्ति क्या होती है, वो हमें निकालना है, तात्क्षणिक निकालेंगे, उसी में हमारे लिए मिलेगा क्या, उसी में हमारे लिए मिलेगा क्या, उसी में हमारे लिए मिलेगा शक्ति गुणक, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं एक में परिपथ की जो है तात्क्षणिक शक्ति से हम निकाल लेंगे उसकी कौन सी, औसत शक्ति या आभासी शक्ति जो है ना। तो परिपथ की, तो हम निकाल रहे हैं परिपथ की आभासी शक्ति या औसत शक्ति, औसत शक्ति, और इसका फॉर्मूला होता है पी ए भी इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ये हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको प्रूफ कर। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, आज का यही है सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर। हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि तात्क्षणिक शक्ति किसे कहते हैं, तो वो डेफिनेशन मैंने बता दी। फिर आपसे पूछा जाता है सिद्ध कीजिए औसत शक्ति या भी पी ए भी मतलब एवरेज, पी ए भी इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में लगभग हर साल ही आता है। अब इनसे पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में सिद्ध कीजिए पी ए बी इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, कॉस फाइव को बोलते हैं शक्ति गुणांक, ठीक है। पर इसकी डेफिनेशन हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम इस डेफिनेशन को प्रूव करेंगे तब आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। तो क्या आप सभी समझने को तैयार हैं? हाँ तैयार है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि माना कि मैं इस डेरिवेशन को प्रूव कर रहा हूँ, इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए क्या है हमारे पास। माना किसी क्षण टी पर किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टेज, या लिख देते हैं माना किसी क्षण, किसी क्षण टी पर एसी परिपथ, एसी परिपथ में आरोपित वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तथा इसमें प्रवाहित धारा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई है, ठीक है ना। ये अपन ने मान लिया कि माना किसी एलसीआर परिपथ में किसी क्षण प्रवाहित आरोपित वोल्टेज इतना है और धारा इतना है, तब परिपथ की तात्क्षणिक शक्ति, कितनी हो जाएगी, शक्ति हो जाएगी P इक्वल टू वी इंटू आई। हम इस डेरिवेशन को प्रूफ कर रहे हैं, तो P इक्वल टू क्या होगी, V इंटू आई, यानी कि V की वैल्यू लिख दो, V की वैल्यू क्या होगी, V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई, ये हमारी आई की वैल्यू है। चलो आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन पूरा करते हैं, तो आ जाएगा V0 इंटू आई जीरो
और यहाँ पर आएगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस, अब मैं इसमें 2/2 से गुणा कर रहा हूँ, ध्यान देना, V0 इंटू I0/2 गुणित 2, और यहाँ पर आएगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस, ये मैंने 2/2 से गुणा कर दिया, 2 से 2 काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास आएगा V0 I0 अपॉन 2, पहले यहाँ पर एक आपको सूत्र लगेगा, यहाँ पर तो सूत्र लगेगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सूत्र होता है 2 sin x इंटू साइन वाई, एक गणित का सूत्र है, इक्वल टू होता है cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। ये फार्मूला है 11वीं गणित का, 11वीं की गणित वाली पुस्तक में गणित के बच्चे इसको पढ़ते हैं। फार्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू साइन वाई इक्वल टू होता है cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, ठीक है। तो हमारे सवाल में यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ पर देखो बन रही है, तो यहाँ पर x की वैल्यू है ओमेगा टी और y की वैल्यू है ओमेगा टी माइनस फाइव, तो ये वाली सूत्र हम यहाँ पर लगा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, V0 इंटू I0 अपॉन 2, और यहाँ पर अपन ब्रैकेट बना करके ये सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना। ये सूत्र लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बोलो, यहाँ पर आ जाएगा cos x माइनस वाई, तो x की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी है, माइनस y की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी माइनस फाइव है, लेकिन ये माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो आपको लिखना है ओमेगा टी और प्लस फाइव, फिर माइनस cos x प्लस वाई, तो x की वैल्यू है ओमेगा टी और y की वैल्यू है ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है, ये लगे। बस ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, बाकी तो सरल ही है। 2 sin x इंटू वाई, साइन वाई का सूत्र लगेगा तो cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई होता है, तो x का काम यहाँ पर ओमेगा टी करेगा और y का काम ओमेगा टी माइनस फाइव करेगा। तो पहले आएगा cos x माइनस वाई, तो cos x मतलब ओमेगा टी और y मतलब ओमेगा टी माइनस फाइव, लेकिन माइनस से गुणा करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ पर, तो फिर ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस cos ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव है। अब यहाँ पर ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या बचेगा हमारे पास, चलो यहाँ लिख लेते हैं, तो हमारे पास बचा V0 I0 अपॉन 2, ये बचा आगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर बचेगा cos फाइव, यहाँ पर क्या बचेगा cos फाइव, ओमेगा टी कट गया, और यहाँ बचेगा माइनस cos ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, तो हो जाएगा 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी हो जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में फाइव आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा। अब हमें चाहिए है, हमने ये है कौन सी शक्ति, तात्कालिक शक्ति, और हमें चाहिए है औसत शक्ति, औसत, तो औसत शक्ति कैसे निकालते हैं, तो बच्चों के पूर्ण चक्र में इसमें से एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, फाई होता है कलांतर, फाई यहाँ पर क्या है कलांतर, तो हम पढ़ चुके हैं अलग अलग परिवर्तनों के लिए कलांतर की वैल्यू कैसी होती है, अलग अलग, और कलांतर ही समय के साथ बदल जाती है, कांस्टेंट रहता है, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, फिर ये टी बार बदलेगा, टी बदलने से ये बार बदलेगा, तो एक पूर्ण चक्र में इसका जो औसत मान होगा वही शक्ति का औसत मान हो जाएगा, एक पूर्ण चक्र में इसका जो औसत मान होगा वही टी का औसत मान होगा, एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान शून्य होगा, हम जानते हैं पूर्ण चक्र में cos ओमेगा टी और sin ओमेगा टी कोई भी हो का औसत मान शून्य होता है, एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव का औसत मान, औसत मान, औसत मान कितना होगा, शून्य होगा एक पूर्ण चक्र में, ठीक है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको जीरो करता हूँ तो मुझे पी को पी ए भी लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर पी को लिखेंगे पी ए बी माने एवरेज पावर, भाई ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, अब मैंने इसका औसत मान लिया, इसका औसत मान लेंगे तो यहाँ पर मुझे पी का औसत मान मिलेगा, तो पी को लिखेंगे पी ए बी इक्वल टू आएगा हमारे पास V0 I0 अपॉन 2 ब्रैकेट cos फाइव और माइनस, बस, तो अब ये पी बदल गया पी ए बी में,
एवरेज पावर होने लग गया, औसत शक्ति कहलाएगी। ठीक, अब मैं इसमें ऐसा लिख देता हूँ V नॉट आई नॉट और नीचे लिख देते हैं √2 cos फाई, ऐसा लिख देते हैं इसको। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब V नॉट अपॉन √2 इक्वल टू क्या होता है, याद करो, V नॉट अपॉन √2 इक्वल टू होता है VRMS और I नॉट अपॉन √2 इक्वल टू होगा IRMS। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गया हमारा, यहाँ पर आ गया हमारा VRMS, यहाँ पर हो जाएगा IRMS और ये ले जाओ cos फाई, काय के बराबर आ गया जी, PAB के बराबर। तो ये जो प्रूफ करना था, ये नहीं प्रूफ करना था, इस प्रकार हमने प्रूफ कर दिया कि PAB इक्वल टू होता है VRMS IRMS cos फाई। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है ये, आपको परीक्षा में प्रूफ करने के लिए आता है कि सिद्ध कीजिए PAB इक्वल टू, ये समीकरण लिखा रहता है PAB इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई होता है। ठीक है ना, या परिपथ की औसत शक्ति PAB बराबर ये होता है। तो अपन शुरू करेंगे कि माना किसी क्षण t पर AC परिपथ में आरोपित वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी तथा इसमें प्रवाहित धारा I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई है। यहाँ फाई I और V के बीच में कलंतर है। तब परिपथ की तात्क्षणिक शक्ति हो जाएगी P बराबर V इंटू आई। अब V की जगह पर V की वैल्यू लिखेंगे V0 साइन ओमेगा टी, I की जगह पे लिखेंगे I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब V0 इंटू I0 को साथ में आगे लिख लो, साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस फाई बचा। अब यहाँ मैंने 2/2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 से 2 काट दो, यहाँ वापस आ गया। अब ये 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई बनेगा, तो इसमें ये समीकरण, ये सूत्र लगेगा त्रिकोणमिति का, 2 sin x इंटू साइन वाई इक्वल टू होता है cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। ये 11वीं गणित में है। अब ये V नॉट आई नॉट अपॉन 2 और यहाँ पर x का काम करेगा ओमेगा टी, y का वैल्यू होगी ओमेगा टी माइनस फाइव, तो यहाँ पर आ जाएगा cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस cos ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव। ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया, ये cos फाइव हो जाएगा और ये वाला ओमेगा टी जुड़ जाएगा, cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा। अब ये पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव का औसत मान शून्य होगा। इस प्रकार औसत शक्ति का सूत्र बन जाएगा PAB इक्वल टू V नॉट आई नॉट अपॉन 2 cos फाइव माइनस 0। अब ये मैं √2 के गुणनखंड लेने रहा हूँ, 2 के √2 इंटू √2, V नॉट अपॉन √2 इसको बोलते हैं VRMS, आई नॉट अपॉन √2 को बोलते हैं IRMS। तो हमारे पास आएगा VRMS इंटू IRMS cos फाइव। ये हम प्रूफ कर चुके हैं पिछले लेक्चरों में। तो इस प्रकार औसत शक्ति का सूत्र होता है PAB बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाइव। ठीक है ना, एक बार आपको फिर से इसको, अब इसके बाद थोड़ा सा विश्लेषण बता देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना, अगर तो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आएगा ही आएगा, मैंने आपको पहले बता दिया ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब चलिए, अब हमारे पास आता है क्या, अब हमारे पास आता है क्या, अभी हमने प्रूव किया कि ए बी इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाइव में प्रूव किया। थोड़ा सा और आगे देखना, ठीक है ना। तो VRMS को बोलते हैं वो आभासी मान, धारा का आभासी मान। IRMS को बोलते हैं वो, इसको वोल्टेज का आभासी मान, धारा का आभासी मान। तो मैं आपको एक बात बता दूं, V और I का जो गुणा होता है, V और I का जो गुणा होता है वो शक्ति कहलाता है, उसको मैं PRMS लिख देता हूँ, PRMS। ठीक है ना, तो हमारे पास PAB इक्वल टू क्या आ जाएगा, PRMS इंटू cos फाइव। ठीक है ना, अब इसको इसको ये कहलाती है हमारी औसत शक्ति, इसको क्या बोलते हैं अपन, औसत शक्ति। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपन आभासी शक्ति, आभासी शक्ति, आभासी शक्ति, इसको बोलते हैं शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक। इस प्रकार में एक फॉर्मूला यहाँ पर मिलता है, क्या मिलता है हमारे लिए कि, क्या मिलता है हमारे लिए कि औसत शक्ति बराबर होता है आभासी शक्ति गुणा शक्ति गुणांक। ठीक है ना, तो cos फाइव को हम परिपथ का, AC परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं cos फाइव को, किसको, cos फाइव को, किसका,
ऐसी परिपथों का शक्ति गुणांक कहते हैं। कर्तव्यवती परिपथ होते हैं विभिन्न प्रकार के, 7 प्रकार के हमने देखे थे, उनका शक्ति गुणांक बोलते हैं। अच्छा, परिभाषा के शक्ति गुणांक कहते किसे हैं? तो परिभाषा क्या है? शक्ति गुणांक वह राशि है जिसका आभासी शक्ति में गुणा करने से पूर्ण चक्र में व्यय और शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना? शक्ति गुणांक किसे कहते हैं? शक्ति गुणांक वह राशि है जिसका परिपथ की आभासी शक्ति में गुणा करने से उसकी औसत शक्ति प्राप्त हो जाती है। एक पूर्ण चक्र की औसत शक्ति है, एक पूर्ण चक्र की औसत शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारे पास शक्ति गुणांक की डेफिनेशन है। या शक्ति गुणांक बराबर हो जाएगा औसत शक्ति बटे आभासी शक्ति, ऐसा भी कह सकते हैं। तो दूसरी परिभाषा क्या बन जाएगी कि औसत शक्ति एक पूर्ण चक्र की औसत शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है ना? इसको cos फाई से प्रदर्शित करते हैं, cos फाई से। तो सबको समझ में आ गया शक्ति गुणांक किसे कहते हैं? आ गया होगा। अब आपको जो पहली डेफिनेशन बताई वो वाली आपको यहाँ पर लिखनी है। क्या है पहली डेफिनेशन? शक्ति गुणांक वह राशि है जिसका आभासी शक्ति में गुणा करने से एक उच्च चक्र में व्यय औसत शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसे cos फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आ गया। अब देखिए जो हमारे पास है शक्ति गुणांक इसके वैल्यू आप याद करें, अगर याद करिए आप एल सी आर परिपथ जो होता है, आर परिपथ है ना, आर परिपथ में फाई की वैल्यू 0 थी, हम प्रसिद्ध कर चुके। एल परिपथ में फाई की वैल्यू पाई बटे 2 थी, 90 अंश थी। सी परिपथ में भी इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास? 90 अंश थी, पाई बाई 2 थी। याद आ रहा होगा। और एल सी आर श्रेणी में इसमें भी फाई की वैल्यू 0 हो जाती है। एलसीआर क्यों? क्योंकि आप याद करो अपन ने जब tan फाई निकाला था ना, tan फाई बराबर था एक्सएल माइनस एक्ससी बटे आर है। ये था हमारा एलसीआर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का सूत्र, एलसीआर परिपथ के लिए। और क्या? तो इसमें एक्सएल बराबर एक्ससी होता है अनुनाद में, एक्सएल बराबर एक्ससी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, या एक्सएल माइनस एक्ससी इक्वल टू 0 हो जाता है। किसमें? अनुनाद में। अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर एक्ससी या एक्सएल माइनस एक्ससी बराबर 0, तो tan फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 बटे आर, यानी कि 0, और तो फाई की वैल्यू तो 0 होगी। तो यहाँ पर देखें आर परिपथ के लिए फाई 0 होता है, याद करो। एलसीआर श्रेणी में, वो भी कब? अनुनाद की स्थिति में, अनुनादी परिपथ की बात है। ठीक है, तो आर परिपथ में फाई की वैल्यू 0 होती है। एल परिपथ में फाई की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, 90 का कलांतर था धारा अग्रगामी वोल्टेज अग्रगामी धारा पश्चिमानी थी। सी परिपथ में भी फाई का मान पाई बाई 2 होता है, इसमें धारा अग्रगामी होती है, वोल्टेज पश्चिमानी होता है। और एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ में फाई की वैल्यू 0 थी। ठीक है ना? अब सबका शक्ति गुणांक कहते हैं कैसे होगा? तो आर परिपथ, ध्यान देना कि आपको याद करना है, आर परिपथ का शक्ति गुणांक, आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है cos 0। फाई की वैल्यू 0 है तो cos 0 की वैल्यू होती है। तो ध्यान रखना आर परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? 1 होता है, याद हो गया होगा, 1 होता है। एल परिपथ का शक्ति गुणांक जो होता है cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 माने cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो एल परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है, याद रहेगा? हाँ रहेगा। सी परिपथ का शक्ति गुणांक आप समझ गए होंगे इसको, तो इसका भी 0 होगा, cos पाई बाई 2 यानी कि 0, इसका भी 0 होता है। फिर आता है एल सी आर अनुनादी परिपथ, एलसीआर कौन सी? अनुनादी परिपथ का शक्ति गुणांक cos 0, ये भी 1 होगा। ठीक है ना? तो आपने यहाँ पर क्या सीखा? क्या जाना परफेक्ट के लिए? आर परिपथ का शक्ति गुणांक 1 होता है, एल परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है, सी परिपथ का शक्ति गुणांक भी 0 होता है, और एलसीआर अनुनादी परिपथ का शक्ति गुणांक 1 होता है। 4 वैल्यू आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे कोर्स में एनसीईआरटी में 4 परिपथ बचे हैं। ठीक है, 3 परिपथ नहीं है। कौन कौन से? एल आर, सी आर और एल सी। अब आर परिपथ के लिए औसत शक्ति निकालो। तो अगर मैं आर परिपथ cos आर परिपथ शक्ति गुणांक कितना? 1, तो मुझे इसकी जगह पे 1 लिख दो।
तो अगर मैं इसकी जगह पे एक लिख दूँ, इसकी जगह पे एक लिख दूँ, तो आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ। आंसर आएगा हमारा पी ए बी इक्वल टू बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। नहीं आएगा? नहीं आएगा? आएगा। तो क्या मिला हमारे लिए? क्या मिला हमारे लिए कि आर परिपथ में आभासी शक्ति और औसत शक्ति बराबर होती है। किसमें? आर परिपथ में। आर परिपथ में जो है औसत शक्ति और भी कहलाती है आभासी शक्ति। तो आर परिपथ की औसत शक्ति और आभासी शक्ति बराबर होती है। ठीक है ना? एल परिपथ में। अब जरा खतरनाक बात आई, खतरनाक। एल परिपथ में क्या होगा? cos फाई की वैल्यू 0 होगी, तो इसकी वैल्यू 0, सब कुछ 0 हो जाएगा। ओहो, तो गजब हो गया। यानी कि इस समय पी भी इक्वल टू होगा, पी भी इक्वल टू होगा पी आर एम एस। इस समय पी ए भी इक्वल टू होगा 0। इस समय भी पी ए भी इक्वल टू क्या होगा? 0। इस समय पी ए भी इक्वल टू हो गया पी आर एम एस, पी आर एम एस। ठीक है ना? ध्यान रखना बच्चों, है ना? ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन देखने आया, कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर ऊपर कर देते हैं। इस परिपथ में पी ए भी इक्वल टू होगा पी आर एम एस। इस परिपथ में पी ए बी इक्वल टू होगा 0। इस परिपथ में भी पी ए बी इक्वल टू क्या होगा? 0। इस परिपथ में पी ए बी इक्वल टू होगा पी आर एम एक्स। ठीक है ना? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो आर परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है। यानी आप यहाँ से शुरू करते हैं। आर परिपथ की कलांतर, आर परिपथ में कलांतर 0 होता है, इसका शक्ति गुणांक 1 होता है, और इसकी जो औसत शक्ति है वो आभासी शक्ति के बराबर होती है। एल परिपथ में कलांतर पाई/2 90 अंश होता है, इसकी औसत शक्ति, इसका जो शक्ति गुणांक है वो 0 होता है, उसकी औसत शक्ति भी 0 होती है। ठीक है। सी परिपथ, सी परिपथ में कलांतर पाई/2 अर्थात 90 अंश होता है, अतः इसका शक्ति गुणांक 0 होता है, तो इसकी औसत शक्ति भी 0 होती है। एल सी या अनुनादी परिपथ में शक्ति गुणांक 1 होता है, और इसकी औसत शक्ति आभासी शक्ति के बराबर होती है। ठीक, रिजल्ट आपको याद हो गए होंगे। अब जरा इन दो पर देखिए, ये बहुत गजब के हैं। इन दो पर इसमें क्या लिखा है? क्या देखा आपने इसमें? इन परिपथों में औसत शक्ति 0 होती है, तो ये तो व्यवहार में संभव नहीं है। किसी परिपथ की शक्ति 0 कैसे होगी? 0 कैसे होगी? मतलब शक्ति मतलब ऊर्जा व्यय की जाती, मतलब अपना करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ऊर्जा का व्यय बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये आदर्श परिपथ है। तो मैंने आपको बताया भी था कि व्यवहार में एल परिपथ और सी परिपथ संभव नहीं है, क्योंकि उसमें आर तो आ गए। आप एल बनाओगे एल आर बन जाएगा, सी बनाओगे सी आर बन जाएगा। ठीक है ना? लेकिन यहाँ से एक नया कंसेप्ट मिलेगा। एल परिपथ और सी परिपथ जो होते हैं, इन परिपथों में औसत शक्ति 0 होती है, अतः इनमें बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। वाटहीन मतलब शक्तिहीन धारा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाटहीन या शक्तिहीन धारा किसे कहते हैं? वाटहीन धारा कौन सी धारा बच्चों? वाटहीन धारा किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं वाटहीन धारा? वाटहीन या वाट शक्ति का मात्रा है, तो वाटहीन माने शक्ति है, वाटहीन धारा। ठीक है ना? तो एल परिपथ जो विशुद्ध एल परिपथ होता है, या विशुद्ध सी परिपथ जो होता है, विशुद्ध एल परिपथ और विशुद्ध सी परिपथ, इनमें धारा तो बहती है, किंतु एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति 0 होती है, अतः इनमें बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। किस किस में? उसे याद करो। विशुद्ध एल परिपथ और विशुद्ध सी परिपथ। विशुद्ध एल परिपथ और विशुद्ध सी परिपथ में धारा तो बहती है, किंतु एक पूर्ण चक्र में इनकी औसत शक्ति जो है वो कितनी होती है? 0 होती है, अतः इन परिपथों में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं? 3 परिपथ हैं बच्चों। ऐसे एल परिपथ, सी परिपथ और एल सी परिपथ, ये 3 होते हैं। एल सी परिपथ कोर्स में है नहीं। तो एल परिपथ, सी परिपथ और एल सी परिपथ, ये 3 परिपथ ऐसे हैं कि इनमें धारा तो बहती है, किंतु एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनका शक्ति गुणांक 0 होता है, इसका शक्ति गुणांक 0 होता है, इसका शक्ति गुणांक 0 होता है। अभी हमने देखा। तो इसकी औसत शक्ति 0